चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया था। अब इसके आगे थोड़ा हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को, आगे का टॉपिक जरा देख लेते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 21 नंबर में, द वेस्ट ऑफ कंपटीशन आर फाउंड इन, मतलब कंपटीशन का वेस्टेज बेसिकली कहां देखा जा रहा है, कंपटीशन कहां बेसिकली वेस्ट हो रहे हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या नॉन ऑफ दीज। तो बच्चों राइट आंसर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगा। क्यों, समझिए। क्योंकि कैपिटलिज्म में सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है, जाहिर सी बात है। कैपिटलिज्म में जब कंपटीशन ज्यादा है, तो अगर कंपटीशन का लेवल हाई है तो आप क्या करेंगे सर, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को पकड़ने के लिए, कस्टमर को होल्ड करने के लिए आपको मार्केट में एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। यानी सर मार्केट में हम कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं बच्चों, एडवर्टीजमेंट और कैंपेन करते हैं ताकि कस्टमर्स को हम लोग मार्केट में होल्ड कर सकें। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वेस्टेज ऑफ कंपटीशन कैपिटलिज्म में सबसे ज्यादा है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 जो हम लोगों ने नहीं किया था, डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग। डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग कहां एग्जिस्ट करता है, यानी कि डुअल सिस्टम। डुअल सिस्टम का मतलब पहले समझिएगा, हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है बट तब भी आप जरा एक बार समझ लेंगे। डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग, डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग हम लोग किस चीज को कहते हैं। तो बेटा डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग में आता है पहला, फ्री प्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फ्री प्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसको बच्चों हम लोग प्राइस मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोग क्लास में पढ़ा भी होगा कि जब डिमांड और सप्लाई फॉर द प्रोडक्ट इंटरसेक्ट करते हैं और जब प्राइस तय होता है, क्वांटिटी और प्राइस इक्विलिब्रियम सिचुएशन जो आपने पढ़ा है, तो फ्री प्ले ऑफ डिमांड। दूसरा बच्चों, जब गवर्नमेंट प्राइस का फिक्सेशन करती है, ओके, यानी कि गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी कहीं ना कहीं वर्क कर रही है। तो डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग एग्जिस्ट। देखिए कैपिटलिज्म में तो हो नहीं सकता है, और अगर हम सोशलिज्म पर बात करें तो सोशलिज्म में गवर्नमेंट की पॉलिसी रन करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो डुअल एक सोशलिज्म में आ रहा है, एक कैपिटलिज्म में आ रहा है, और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर दोनों आता है बच्चों। तो उस हिसाब से राइट आंसर क्या हो गया हमारा, मिक्स्ड इकोनॉमी। राइट आंसर इज मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। One of the important feature of capitalist economy is, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या माना गया है, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं बच्चों, इकोनॉमिक प्लानिंग तो सोशलिज्म के अंदर होता है सर। हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग सोशलिज्म, सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है। तो सर ये तो ऑप्शन रहा नहीं। प्राइस मैकेनिज्म, बिल्कुल सर, ये हम मान सकते हैं कि फ्री प्ले ऑफ डिमांड और सप्लाई, जिसको हम लोग प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड मार्केट फोर्स, दिस इज कॉल्ड प्राइस सिग्नल एंड दिस इज कॉल्ड प्राइस मैकेनिज्म। समझिएगा बच्चों, प्राइस मैकेनिज्म भी कहते हैं, फ्री प्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई भी कहते हैं, फ्री प्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई भी बोलते हैं बच्चों इसको, और साथ साथ प्राइस सिग्नल भी बोलते हैं बच्चों। प्राइस सिग्नल एडम स्मिथ ने अपने बुक में इसी वर्ड का इस्तेमाल किया है बच्चों, एडम स्मिथ ने प्राइस सिग्नल का। खैर, तो एक तो हम लोगों को दिख गया कि बी पॉइंट है, बट हम लोग और भी देख लेते हैं पूरे टॉपिक को कि भाई और ऑप्शंस में क्या बोल रहे हैं। फिर कहता है बच्चों इकोनॉमिक इक्वालिटीज, बिल्कुल नहीं सर। अगर हम इकोनॉमिक इक्वालिटीज पे बात करते हैं तो इकोनॉमिक इक्वालिटीज बेसिकली हमारा सोशलिज्म में आता है बच्चों, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी में इसकी बात करते हैं। सोशल वेलफेयर ये भी सोशलिस्ट इकोनॉमी में आता है।
तो बचा एक ही हमारे पास ऑप्शन, वो है प्राइस मैकेनिज्म। तो राइट आंसर हो गया बच्चों, प्राइस मैकेनिज्म इज द राइट आंसर। चलिए, होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहां तक। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, गवर्नमेंट डेफिसिट विल रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड कॉजेज एन इंक्रीज इन प्राइस। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, गवर्नमेंट डेफिसिट विल रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड कॉजेज एन इंक्रीज इन प्राइस। दिस स्टेटमेंट इज दिस, ये स्टेटमेंट क्या है, इस चीजों को समझिएगा। कहता है कि गवर्नमेंट डेफिसिट, बेटा डेफिसिट का मतलब सभी बच्चों को पता है ना। देखिए बच्चों, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ग्रेटर हो जाता है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बच्चों जब ग्रेटर हो जाता है गवर्नमेंट रिसिप्ट से, तो इस सिचुएशन को हम लोग डेफिसिट कहते हैं। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट डेफिसिट विल रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कम होगी, एंड कॉजेज एन इंक्रीज इन प्राइस, और इससे प्राइस बढ़ेगा। तो क्या ये सिचुएशन पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है? एक चीज देखिए बच्चों, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है वो हमेशा फैक्ट्स पे बात करता है। वो हमेशा किस चीज पर बात करता है? फैक्ट्स पे। तो ये स्टेटमेंट में बच्चों कुछ गलती तो हमें लग नहीं रहा है, ये सही तो कह रहा है कि जब गवर्नमेंट अंधाधुंध एक्सपेंडिचर करती है बच्चों, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा होता है, तो नो डाउट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, न्यू चीजों को इंट्रोड्यूस करती है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को रोजगार तो मिलेगा, गवर्नमेंट के नए प्रोजेक्ट से, नए स्टार्टअप से लोगों को वर्क मिलेगा। दूसरी तरफ ये भी अपनी जगह फैक्ट है बच्चों कि कहीं ना कहीं इंक्रीज इन प्राइसेस ये इन्फ्लेशन भी तो क्रिएट करता है बच्चों, क्योंकि गवर्नमेंट डिफिसिट मूवमेंट ऑफ मनी को बढ़ा देता है। मूवमेंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस, मूवमेंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस, ये बढ़ जाता है सर। जैसे ये इंक्रीज होता है ऑटोमेटिकली इसका आपको इंपैक्ट दिखने लगता है बच्चों, कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट आपको दिखने लगता है। तो और इंपैक्ट ये दिखता है इकोनॉमी में बच्चों की प्राइस राइज होता है। तो ये सारे स्टेटमेंट अपनी जगह सही है बच्चों, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्यों पॉजिटिव स्टेटमेंट है? क्योंकि ये कॉज और इफेक्ट पर बात कर रहा है बच्चों, और जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो हमेशा कॉज एंड इफेक्ट पर बात करती है। देखिए हमारे बहुत सारे बच्चे ये भूल गए हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं। तो आई थिंक सो कि हमें लगता है कि शायद मुझे बताना पड़ेगा कि कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर ये क्या है। बहुत गलत बात है बच्चों, आप भूल जाते हो, दिस इज नॉट फेयर। इतना जल्दी आदमी को नहीं भूलना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, हम बता देते हैं, इसके लिए इतना कोई टेंशन नहीं लेने वाली बात है, रिलैक्स। आइए, तो हम लोग एक बार पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो बच्चे भूल चुके हैं हमारे। देखो बेटा, बहुत टेंशन नहीं लेना है। देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, आइए बच्चों, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है ना, उसकी सबसे अच्छी बात और प्लस पॉइंट क्या है? देखिए, कहता है इट एक्सप्रेस व्हाट इज। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बच्चों हमेशा एक्सप्रेस करेगा, इट एक्सप्रेस व्हाट इज, मतलब रियलिटी क्या है, क्या अभी एग्जिस्ट कर रहा है। व्हाट इज क्या है, ये बच्चों काल्पनिक बातों में बिलीव नहीं रख रहा है, ये एग्जैक्टली प्रेजेंट पर बात कर रहा है। लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, इट एक्सप्रेस व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी, क्या है और क्या नहीं है। तो ये एक्सप्रेस कर रहा है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये एक सजेशन है बच्चों, ये एक सजेस्टिव स्टेटमेंट है, और जबकि ये एक फैक्ट स्टेटमेंट है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। देखिए बेटा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट
इफेक्ट रिलेशनशिप, इट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन जब हम इस पर बात करते हैं बच्चों, तो इट डील्स, ये हमेशा एथिक्स पर बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन एथिक्स, ये एथिक्स पर बेस्ड है बच्चों। जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली बच्चों कॉज और इफेक्ट पर है। जैसे अभी जो क्वेश्चन आपने पढ़ा था, इस क्वेश्चन में जो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, इसमें यही आया ना, इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि भाई जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, मतलब गवर्नमेंट डेफिसिट इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है रिड्यूस होगा और साथ साथ प्राइस लेवल राइज करेगा। तो बच्चों ये कॉज और इफेक्ट तो बता रहा है कि गवर्नमेंट के डेफिसिट बढ़ने से प्राइस इंक्रीज कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है रिड्यूस कर रहा है। तो इस स्टेटमेंट में कोई गलती तो नहीं है बच्चों, इसका मतलब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है ना बेटा, ये हमेशा रियलिस्टिक सिचुएशन को बताता है। रियलिस्टिक सिचुएशन, जो रियलिस्टिक सिचुएशन है उससे डील कर रहा है। व्हाट इज रियलिटी, वी आर टॉकिंग ऑन रियलिटी, लेकिन ये आइडियलिस्टिक सिचुएशन, वी आर टॉकिंग ऑन आइडियलिस्टिक सिचुएशन, बट ये सिर्फ रियलिस्टिक सिचुएशन पर बेस्ड है। देखिए बच्चों, ये कहा भी जाता है कि एडम स्मिथ एंड हिज फॉलोअर्स ये पॉजिटिव थॉट्स को फॉलो करते हैं बच्चों, पॉजिटिव आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं एडम स्मिथ और इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे अल्फ्रेड मार्शल हो गया बच्चों, मार्शल हो गए, या पिगो हो गया, पाइगो हो गए, हिक्स हो गए, कैल्डोर, सिकोस्टी, सिकोस्टी, ये लोग नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव थॉट्स को फॉलो करते हैं बच्चों, नेगेटिव थॉट्स को फॉलो करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी तक हम लोग डिस्कस नहीं की, इस चीज पे जरूर फोकस कीजिएगा बच्चों, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है वो हमेशा डील करता है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए, हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज सॉल्व, हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज सॉल्व, किस तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और ये डील करता है हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कैसे होना चाहिए। तो देखिए बड़ा डिफरेंस है, ये एक सजेस्टिव है और ये एक फैक्ट है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बच्चों एग्जैक्टली बात कर रहा है और ये एक सजेशन दे रहा है, हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। तो ध्यान दिया बच्चों आपने, ये एक सजेस्टिव है, ये फैक्ट्स पे बात नहीं कर रहा है, जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बच्चों फैक्ट्स पे बात कर रहा है, एग्जैक्टली जो फैक्ट्स है उस चीजों से डील कर रहा है। चलिए, तो होप सो याद आ गया होगा, ऐसे हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था इसमें, बट चीजें क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, तो हमें नहीं लगता टाइम इस पर ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत है। चलिए आइए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। होप सो सबको प्रॉब्लम होगा, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो तुरंत मैसेज कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चों, कहता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक रिमेन्स स्ट्रिक्टली न्यूट्रल टुवर्ड एंड्स। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो रिमेन स्ट्रिक्टली न्यूट्रल टुवर्ड एंड्स। दिस मीन्स, ये क्या इसका मीन है, क्या सेंस है। आइए बच्चों इसको जरा समझिएगा, थोड़ा सीरियसली समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिमेन स्ट्रिक्टली न्यूट्रल टुवर्ड एंड्स। देखिए, चूंकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा फैक्ट्स को स्टडी करता है, और बच्चों जो हमारे वांट्स हैं वो कहीं ना कहीं अनलिमिटेड है, और जो हमारे वांट्स हैं वो आकर कहीं ना कहीं
रिसोर्स के आगे लिमिट हो जाते हैं क्योंकि रिसोर्स हमारा लिमिटेड है और हमको अल्टरनेटिव चॉइस करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये चीज हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली कह सकते थे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडी द फैक्ट्स एज दे आर। तो ये जो स्टेटमेंट है बच्चों, ये तो एक तरह से फैक्ट्स है, कहीं ना कहीं क्या है, न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। मार्शल्स के जब हम लोग डेफिनेशंस को पढ़ते हैं बच्चों, तो ये चीजें वहां क्लियर हो रही है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडी द फैक्ट्स एज दे आर, यानी ये तो एक अपने आप में क्या है बच्चों, एक फैक्ट्स है। सिंपल सी बात है। फिर देखिए क्वेश्चन 26 पे आते हैं। क्वेश्चन 26 में क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द बूम पीरियड व्हेन एग्रीगेट डिमांड नेशनल इनकम प्राइसेस आर हाई एंटरप्रेन्योर्स टेंड टू मेक हाई प्रॉफिट। दिस स्टेटमेंट इफेक्ट ऑफ माइक्रो, पहला ऑप्शन बच्चों, इफेक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल ऑन मैक्रो, दूसरा इफेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल ऑन माइक्रो, इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, बोथ बी एंड सी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पे जब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग लगाइए तो चीजें आपको तुरंत क्लियर हो जाए। आप नोटिस कर रहे हो सर? नहीं बच्चों, ध्यान से देखिए, कहता है कि ड्यूरिंग द बूम पीरियड, बच्चों ये बूम पीरियड की बात कर रहा है, इसका मतलब इज टॉकिंग अबाउट बिजनेस साइकिल। देखिए बच्चों, ये बिजनेस साइकिल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बिजनेस साइकिल की। तो एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम एंड प्राइसेस आर हाई। अब आइएगा जरा सा हम आपको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा, बस एक मिनट, जरा इसको एलिमिनेट कर दें। ये देखिए, जरा टॉपिक को आप याद कीजिए। जब हम लोग बिजनेस साइकिल को पढ़ते हैं, ये जो बूम पीरियड होता है बच्चों, बूम का मतलब हुआ इकोनॉमी अपने पिक पर होती है। तो बच्चों जब इकोनॉमी अपने पिक पर होती है, तो सबसे पहली बात, सबसे पहला चीज समझिए बच्चों, ये जो हम लोग बिजनेस साइकिल को पढ़ते हैं, पहली बात कि ये बिजनेस साइकिल बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, क्योंकि हम पूरे देश को स्टडी कर रहे हैं ना बच्चों, वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी एज अ होल। तो कहीं ना कहीं बच्चों बूम पीरियड में, मतलब पीक पीरियड में, देश का नेशनल इनकम ग्रो करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेशनल इनकम राइज कर रहा है, एग्रीगेट डिमांड राइज कर रहा है, कहीं ना कहीं प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, ये सभी चीजें सही है। प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, ये सभी बातें सही है। कहता है एंटरप्रेन्योर टेंड्स टू मेक अ हाई प्रॉफिट, जो एंटरप्रेन्योर है वो हाई प्रॉफिट मेक करना चाह रहा है। तो देखिएगा, पहला कहता है इफेक्ट ऑफ माइक्रो वेरिएबल ऑन मैक्रो, तो ये चीजें तो नहीं चल सकता है क्योंकि सर, लेकिन देखिएगा इफेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑन माइक्रो, ये जरूर असर पड़ता है बच्चों। देखिए बिजनेस साइकिल एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है बच्चों, और जब बिजनेस साइकिल में इफेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल लोग प्रभावित होते हैं, इंडिविजुअल इंसान बच्चों इन्फ्लुएंस होता है, उस पर इस चीज का कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखता है, कहीं ना कहीं प्रभाव दिखता है, उन पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट आता है। तो इफेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑन माइक्रो, ये है। दूसरा, इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी बात सही है। तो माइक्रो और मैक्रो दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है बच्चों। जब ये मैक्रो कॉन्सेप्ट होता है, जब ये देश में बिजनेस साइकिल क्रिएट होते हैं, इकोनॉमिक साइकिल क्रिएट होता है, तो वो इंडिविजुअली कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है, प्रभाव करता है। चलिए, तो इसका मतलब राइट आंसर बी भी है और राइट आंसर सी भी है। तो इसका मतलब एग्जैक्ट हम लोग कह सकते हैं बच्चों, बोथ बी एंड सी। तो बी एंड सी इज द राइट आंसर। चलिए, यहां तक चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? कुछ क्लियर हुआ?